बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पीडीएम का जो हाल हुआ, मैं इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा अपने दोनों मेहमान जो पीडीएम के अंदर दो पार्टीज थीं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, अब पीपल्स पार्टी तो नहीं रही, पूछूंगा बाकायदा तौर पर कि ताज़ियत पीडीएम के हवाले से सियासी ताज़ियत किसके आगे की जाए। बहरहाल जो पीडीएम के साथ हुआ जी, अगर यही कुछ होना था तो फिर वो हो गया और हुकूमत कहीं नहीं गई। इमरान खान साहब अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में भी है, वफाक में भी है, गो के वो पैदर पे बाई इलेक्शन हार रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो मौजूद हैं और वो कहीं नहीं गए। पीडीएम के पता नहीं कितने आंसू थे इस तहरीक के, जो पता नहीं कहाँ कहाँ बह गए। ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन वो सपोर्टर, वो वोटर इन तमाम जमातों के जिन्होंने आंखें बंद करके इस इत्तेहाद के ऊपर यकीन किया, उनके लिए अब क्या है, उनके पास क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। और जिस पीडीएम ने यकीन दिलाया था कि इमरान खान साहब की कठपुतली हुकूमत को गिरा देंगे, आज सारे कह रहे हैं, दिलचस्प बात है, हर कोई कह रहा है कि नहीं जी ये तो बहुत बुलंद मकासद के लिए बनी थी, हुकूमत को गिराना तो इसका मकसद ही नहीं था। जबकि खुद मौजिज जितने भी लीडरान थे वो कहते रहे जी एक हफ्ते की मार है, कोई कह रहा था 31 दिसंबर को जाएंगे, 31 जनवरी को जाएंगे, 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के बाद चले जाएंगे, सब कुछ होगा। तो बेसिकली इमरान खान साहब को निकालने के लिए, इक़्तिदार से अलहदा करने के लिए मूवमेंट थी। और बहुत से नुकात थे जो कि 26 नुकात, अलमशहूर 26 नुकात थे जिनको शामिल किया गया था पीडीएम के एजेंडे के अंदर। बहरहाल वो किस हद तक साबित कर पाई पीडीएम के हमने हासिल कर लिए हैं, वो अपनी जगह एक सवाल है। लेकिन जो यकीनी तौर पर जो हासिल करना चाह रही थी पीडीएम मिलकर, यानी इमरान खान साहब को निकालने का जो मंसूबा था, वो कामयाब नहीं हो पाया। और किस बात पर लड़ाई हुई कि शो कॉज नोटिस क्यों दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हुकूमती बेंचों के वोट से क्यों बन गए, ये तमाम मामलात हैं जिनके हवाले से आप भी जानते हैं मौक़िफ़ क्या है अब दो बड़ी जमातों का, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। हुकूमत यकीनी तौर पर पहले भी खुश थी, आज मज़ीद खुश होगी। हुकूमत की सारी प्रेडिक्शंस साबित हो रही हैं कि दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत के लिए भी बहुत से मामलात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हुकूमत, जैसे कि मैंने पहले कहा, जब भी बाई इलेक्शन हो रहा है हुकूमत को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हुकूमत के अंदर होते हुए भी ये बाई इलेक्शंस हार रही है। क्यों हो रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। सेनेटर पलवशा खान साहिबा पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अभी रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुआ डस्का के अंदर, उसके अंदर भी इन्होंने ना सिर्फ वहाँ कैंपेन की बल्कि इलेक्शन के दौरान भी वहाँ पर मौजूद थे। और बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये एक सख्त मुकाबले के बाद, गो के 93,000 के करीब वोट मुस्लिम लीग नून के खिलाफ डला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डला। 1,10,000 से कुछ वोट ऊपर हासिल किए मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने। बहरहाल उस पर बात होगी, लेकिन ज़रा पहले पीडीएम पे बात हो जाए। मेरे ख्याल में मैं पूछ लेता हूँ, वो सेनेटर साहब से पूछ लेता हूँ। आप पलवशा बीबी मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप गैर मशरूत माफ़ी चाह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून या ये जमातें मांगे, पीडीएम मांगे पीपल्स पार्टी से और एएनपी से, जबकि शान अब्बासी साहब वो कहते हैं जी माफ़ी वो मांगता है जो अहद तोड़ता है। आपने एतमाद तोड़ा है पीडीएम का, पीडीएम की उन बाकी जमातों का, लिहाजा माफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए। और आज आप ये हम समझ लें फिर कि पीडीएम के हवाले से या पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से एक सियासी ताज़ियत आपसे ही कर ली जाए कि अब पीडीएम का आगे क्या हाल होगा। शुक्रिया मुनीब। आप बेशक ताज़ियत करें और कुछ हद तक मुझे आपकी बातों से इत्तफ़ाक़ करना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये जो एक ज़रब लगी है पीडीएम को, ये हो सकता है हम इससे दोबारा रिकवर भी कर लें, क्योंकि इससे पहले इस मुल्क में जो बड़ी तहरीकें चली हैं, ख़ास तौर पे जो एमआरडी की तहरीक थी जी, उसमें भी इख्तलाफात थे। बहरहाल बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने उन लोगों को भी अपने ड्राइंग रूम में वेलकम किया जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी की जो है वो हिमायत की थी। लिहाजा इत्तेहादों में बड़ा दिल होना जो है वो लाजिम है। लेकिन एक बात हमें ये जो है ज़रूर देखनी चाहिए मुस्लिम लीग नून के कायदीन को, पीडीएम के दीगर कायदीन को,
फिर देख लीजिए कि हमारी सफ़ों में वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे। अगर कोई शिकायत पीडीएम को थी तो उसके और तरीके हो सकते थे, ये तमाम बातें बंद दरवाज़ों के पीछे भी हो सकती थी। और जनरली हम सब यहाँ सियासी लोग बैठे हैं, हमें पता है कि जो इजहार वजूह के नोटिस होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को दिए जाते हैं। इजहार वजूह के नोटिस जो होते हैं वो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि वो अपने भी जो पार्टी के अंदर होती हैं झेली तंजीमें उनको भी ना दें या अपने ओहदेदारों को भी ना दें और बातचीत से मामला जो है वो हल किया जाए। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो समझा, अपनी तजलील समझा और ये जो भी कोalition यानी कि अब आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है ना पीपल्स पार्टी, तमाम लोग बराबरी की सतह पे होते हैं। आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है अब ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, हम इस वक्त अपने जो ओहदे थे जो हमारे मेंबरान के पास थे उनसे हम अलग हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो कह दिया ना फिर खुदाफिज, आपने हमारा नोटिस फाड़ दिया तो बस ठीक है खुदाफिज। फिर देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो देखे ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने उसमें कहा ये बात यही है कि हम किसी को ना हम इनको डिक्टेट कर सकते हैं, पीडीएम के ओहदेदार के कहा हमारे बहुत से लीडर्स हैं वो इस तरह से अगर उनको डिक्टेट करें वो हमें करें तो बात जो है वो नहीं बनती। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, पीडीएम रहे, पीडीएम टूटे, पीडीएम गरक हो, लेकिन बचना हुकूमत ने भी नहीं क्योंकि ये जो आपकी जनाजे पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोनों, एक मिनट मुनीब, इसके साथ साथ दोनों हाथों से ये अपनी जो खोद रहे हैं कबर वो भी सबके सामने है। जो हालात इस वक्त इस मुल्क के, आपकी बात से इतना मजाक पैदा हुआ है हर शहर कि हमारी शहर में जो ये अलग बात है कि रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अपने मोबाइल में महव थी जब आपने कहा बचना हुकूमत नहीं है। उन्होंने सामने देखा और मुस्कुरा दी। उनको भी पता लगा यार भाई हमें निकालने के लिए निकले थे, अपना हाल आप लोगों का क्या हो गया, और फिर भी कहते हैं हुकूमत ने नहीं बचना। हुकूमत तो कहीं नहीं गई। आपने भी एमआरडी, लोग अपने जाने के रास्ते खुद बनाते हैं। आपने एमआरडी की बात की, लेकिन जाने के रास्ते खुद बना रहे अच्छा चले ठीक है, वो बिल्कुल उस पर बात कर लेते हैं। हम लोग निकले जरूर थे, बात मैं मानती हूँ, उनकी मुस्कुराहट भी बजा है, ठीक है, कुछ हमें अपने अंदर भी जो है देखना झांकना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने जाने के रास्ते जो है वो नहीं बना रहे। अच्छा चले ठीक है, मैं उस पे आता हूँ, फलफशा में भी मैं उस पे आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। मैं जरा तारड़ साहब से पूछ लूँ। तारड़ ने आपकी सफों में जी पूरी पीडीएम का सत्यानाश हो गया। अभी खैर एमआरडी का जिक्र किया हमारी बहल फलफशा खान साहबा ने, लेकिन मुझे अगर वो बहसियत एक तारीख के तालिब इल्म के मुझे नहीं याद पड़ता कि वहाँ पर भी ये मसले थे कि कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गया था और किसी ने कोई सियासी फ़ायदा हासिल कर लिया था किसी और के वोट लेकर। वहाँ पे भी उस टाइम तो शायद खैर बाप पार्टी भी नहीं होगी, इस टाइप की भी कुछ चीज़ शायद नहीं होगी, लेकिन क्या किसी ने ऐसा सियासी फ़ायदा हासिल किया या नहीं किया? बट आप लोगों की सफ़ों में हैं कुछ लोग जिन्होंने बेसिकली बहुत मादरत के साथ गंद डाला है पीडीएम के अंदर, तो आप बता सकते हैं वो कौन लोग हैं? पहली बात तो ये कि मैं पलवशा साहिबा से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि बचना हुकूमत ने नहीं है, उसकी वजूहात हैं। सेनेट ये हार चुके हैं नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी होते हुए। अच्छा, डस्का का ये बाई इलेक्शन, सेंट्रल पंजाब का एनए की एक सीट ये हार चुके हैं। इनके बेशतर मेंबरान हमारे साथ राब्ते में हैं। साहब कुछ हुकूमत दी प्रेडिक्शन ना करो सर, ਤੁਹਾਡੀ प्रेडिक्शन हुकूमत ਦੇ ਬਾਰੇ ठीक होनी है, इन्होंने चले जाना सी, ये नहीं गए ना। नहीं देखिए ना, इनके बहुत सारे मेंबरान बजट का वेट कर रहे हैं, डेवलपमेंट फंड उन्होंने लेने हैं। जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया इससे बेहतर था ना लेते। पार्लियामेंट लॉजिस के गेट बंद करके, लोगों के तरला मेहनत करके, किसी को लालच दे के, किसी को आंखें दिखा के, तो ये 7 वोटों की जो हुकूमत है ये धड़म से गिरेगी तो पता नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है, वो दिन भी आने वाला है कि जब जहांगीर खान तरीन वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ। चीनी के स्कैम के बेनिफिशियरी वो जरूर होंगे। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम ने दी है, करें टाइट, उन पे और केसेस बनाएं। हम तो ये चाहते हैं कि वो आए और वो स्टेटमेंट दें, तो मैं तो बल्कि उनको इनकरेज करूंगा आज के शो के तवस्सुत से कि जनाब आएं, बताएं कि चीनी की एक्सपोर्ट करने का फोरम कौन सा है, उसको कौन हेड करता है और किसने ये चीनी का स्कैम किया और मुल्क में क्राइसिस पैदा किया। साहब आज आप पूरी रिलायंस साहब की, तरीन साहब के ऊपर है, मैं तो पीडीएम के ऊपर पूछ रहा था सर, उसका क्या मुस्तकबिल है? वो इमरान खान साहब जा कहीं नहीं रहे। हमारी रिलायंस पाकिस्तान की अवाम के ऊपर है जिन्होंने अभी हमें डस्का में कामयाब किया है। चले वो तो चले, मैं देखिए बात ये है, मैं समझता हूं कि पीडीएम के जितने मामलात हैं वो
गौरतलब हैं, हल हो सकते हैं, टेबल पे बैठ के हल हो सकते हैं। बदअहदी किसने की है जी, मुझे बताएं। I'll put it like this। चलें, आप स्ट्रेट बात करते हैं, मुझे बताएं किसने बदअहदी की है। मुझे आज दुख इसलिए हुआ कि देखिए हमने बड़े हौसले के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ पिछले 2.5 साल इनके साथ एक निभा किया है। और वो कैसे किया है? असद कैसर का स्पीकर का इलेक्शन था, हमने खुर्शीद शाह को वोट दिए, सिद्ध के दिल से दिए। शहबाज शरीफ और इमरान खान का इलेक्शन आया, हमें वोट नहीं मिले, कोई बात नहीं, हमने अपॉलॉजी का नहीं कहा, हमने कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी। बलूचिस्तान में हमारी सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया गया, बाप को प्लेस किया गया, हमने कोई अपॉलॉजी डिमांड नहीं की, ना हम आज कर रहे हैं। संजरानी साहब, हमने ये ऑफर किया कि रज़ा रबानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, हमारे वोट हाजिर थे। संजरानी साहब को प्लेस किया गया, मानवी वाला साहब बने डिप्टी चेयरमैन, हमने कोई अपॉलॉजी डिमांड नहीं की। अब जो इलेक्शन हुआ, हमारे 83 वोट हैं नेशनल असेंबली में, इनके 55 वोट हैं, हमने 83 के 83 वोट डाले। मैं अंदर मौजूद था हाउस के, हमने अब सिद्ध के दिल से डाले। ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ जो हुआ, और अगर तब आजम तारड़ साहब पे एतराज़ कर दिया जाता कि जिसका वोट हमें नहीं चाहिए, बड़ा गंदा वोट है, ये हम नहीं लेंगे, तो गिलानी साहब ने वो वोट क्यों लिया? और आगे चले, चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था, अब तो हमारे पास मेजॉरिटी है, बाप के 4 मेंबर इनके साथ हैं, 27 हम हैं, ये 30 समथिंग ये हैं, तो ये 57 वोट्स बनते हैं। आए सुबह संजरानी को घर भेज दें, मैं आज टीवी पे ऑफर कर रहा हूँ, आए संजरानी को घर भेजेंगे क्या? अपना चेयरमैन सेनेट प्लेस करेंगे क्या? वो 4 वोट डलेंगे? तो देखिए ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं, ये नहीं होना चाहिए। बड़ा हौसला किया है हमने, बड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मैंने आपको इंसिडेंट्स गिनाए हैं। बात ये है कि अब भी आके अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे ये होना था, ये बात पीडीएम में होनी चाहिए थी, पीडीएम इसको टेकअप करती जिस तरीके से। और मैं आपको बताऊं, कायरा साहब और इनकी पंजाब की क़यादत, चौधरी मंजूर साहब, गिल साहब मौजूद थे रायविंड में पीडीएम के ब्रेकफास्ट पे, जब ये खबर ब्रेक हुई कि गिलानी साहब ने संजरानी साहब को वो जमा करा दिया एप्लीकेशन 30 मेंबरान वाली। ठीक, उनको यकीन ना आए, दे वर शॉक्ड। उन्होंने पूछा कि ये गलत खबर है, अफवाह है। तो देखिए इस तरह इत्तेहाद नहीं चला करते, अभी भी टाइम है, हम मिल बैठ के इसको हल करें, बंद गली की तरफ ना जाएं। नहीं तो बंद गली में तो चले गए ना जी। खान भाई साहब ने कह दिया कि खुदाफिज है। नहीं देखिए ना, खुदाफिज की बात उनकी भी ठीक है। आज बिलावल साहब ने भी जो ऐलानात किए, बात यह है कि जब आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, कॉमन ओपोनेंट है, आपका मुखालिफ आपके सामने है, जो कि बहुत खुश है, तो वो खुश तो खैर वो नहीं है, परेशान वो बहुत है। अच्छा, कुछ उसकी बैसाखियां टूटी हैं, कुछ नहीं, वो किधर, वो देखिए रिलैक्स बैठा। नहीं, रिलैक्स तो नहीं है, बारह ओपोनेंट की जो कॉन्फिडेंस जिस तरह लिया है, जिस तरह डस्के का इलेक्शन हारा है, जिस तरह सेनेट हारा है, वो रिलैक्स नहीं, वो इस वक्त परेशान है। और परेशान उसको होना चाहिए, क्योंकि पीडीएम इकट्ठी हो ना हो, उसका जाना अब ठहर गया है, वो नहीं अब रुकता। अच्छा नहीं, मुझे बार बार जब आप ये कहते हैं ना जाना ठहर गया, मुझे समझ अभी भी नहीं आती कि आप लोग इकट्ठे जब मिलके चले थे तो उस वक्त इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप तो निकालने के लिए गए थे ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप कैसे जाएंगे? जरा मुझे बार बार मैं ये बात कह रही हूं, हुकूमत कितनी टेरिफाइड है। मैं जरा हुकूमती जो हमारी मेहमान है उनसे मैं पूछ लूं। अंदलीब अब्बास साहब, ये अभी भी नहीं चैन से बैठेंगे। इन्होंने कहा जी हुकूमत का जाना ठहर गया। अब ये पता नहीं रस्मन कह रहे हैं, आदत की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि पीडीएम पिछले 6 महीने से तो ये कह रही थी, लेकिन आप लोग जिस स्पीड से बाई इलेक्शन हार रहे हैं, हालात आप लोगों की भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि आप हुकूमत में रहते हुए भी दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रहे हैं। देखिए आज तो वाकई मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, जो इनकी हालतें हैं वो बेचारे क्या, इनका क्या कहें, मतलब इतनी इंतजार एक होती है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कुछ कहने जोगे ना कुछ करने जोगे। वो दिसंबर में जी, जनवरी में जी, फरवरी में जी, मार्च में जी, अप्रैल में जी, बड़ी ईद जी, छोटी ईद जी, मुहर्रम आ गया, तो वो अब ये इनको पता लग गया है कि ये किसी भी मूवमेंट के पिछले साल भी नहीं कर सके थे और इस साल भी नहीं कर सकेंगे। और मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम तो हमेशा कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, इनका कोई, जिसको कहते हैं, हमने पहले कहा था ये 11 इकट्ठे होंगे, 11 के 11 वो नहीं कर सकेंगे जो कोई एक मजबूत पार्टी कर सके। और उसका मुजाहरा आपने देख लिया, पहले जलसे फेल हुए, फिर लॉन्ग मार्च फेल हुआ, फिर ऐसे हुए, अब पूरी पीडीएम फेल हो गई है।
हमारा जो मुकाबला है वो वाकई है, जो हमने अवाम के साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं, वो हमारी एग्जैक्टली वो चैलेंज है। और उसी के ऊपर हमें पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, और उसी के ऊपर हमने चलना है। ये तो इरेलेवेंट है, इनका तो कोई अब जिसको कहते हैं रेलेवेंस ही नहीं रही हुई। अच्छा। ये तो सिर्फ देखिए बात क्या है, बात ये है कि पहली बात भी हम ये कहते हैं कि अवाम जो है वो चाहती है कि उनके मफाद के लिए लोग निकलें। जब लोग निकलते हैं अपने मफाद के लिए, जब लोग निकलते हैं एनआरओ के लिए, जब लोगों के लीडर बाहर बैठे होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर बैठा हुआ है, आपका लीडर बाहर बैठा हुआ है, बिलावल भी पूछ चुका है कि जी आए या मुंह पर लड़े। तो जब आप बिल्कुल लीडरलेस हो और आप बस एक नॉइज मचाने के लिए बगैर मकसद के और बड़े आम तरीके से, जो हर सर्वे में भी आता है कि अवाम कहती है कि जी ये तो सब अपनी करप्शन और वो एनआरओ बचाने के लिए निकले हुए हैं, तो फिर यही हाल होता है। हमारा पहले भी ये मौकफ था कि ये बिल्कुल जीरो है, अच्छा जी। और हमारा ये मौकफ है कि हमारा कमिटमेंट जो है अवाम के साथ, वो सबसे बड़ा चैलेंज बट है। अंजलि बीबी, जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ये जब आप जिस तरह आप फरमा रही हैं, आप कहती हैं ये इररेलेवेंट है, ठीक। आपने कहा ये फारग है, इनके पल्ले कुछ नहीं, चले ठीक। इनके लीडर बाहर बैठे हैं, ठीक। इनका फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बाहर बैठे हैं, ठीक। पर ये बाई इलेक्शन आप हारते क्यों जा रहे हैं? आप हुकूमत में है ना, तो हुकूमत के अंदर रह के तो लोगों को ज्यादा आस उम्मीद होती है कि भाई इनको वोट दो ताकि हमारे काम होंगे, हल्के में पैसे आएंगे, सब कुछ होगा। अभी डस्का का बाई इलेक्शन था, 1 अरब रुपया कमिट किया कि जी जिताओ हमें, 1 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है। लोगों ने फिर भी आपको वोट नहीं दिया, जिताया नहीं आपको। ये बाई इलेक्शन पे बाई इलेक्शन हारते हुए आपको खुद एहसास है कि आप खुद भी कितने अनपॉपुलर हो रहे हैं, बन आपका भी कुछ नहीं रहा। देखिए जब आप हारते हैं ना अपनी सीट, जैसे हम नौशहरा में हारे, जी। वो है लम्हा फिक्र। जब आप अपनी सीट पुरानी हारे, जिसपे आप बिल्कुल जो 4000 वोट से हमारे, चाहे भाइयों की लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, ठीक है जी। अब वो हारे, वो बिल्कुल लम्हा फिक्री है। ये वाली जो डस्के वाली सीट है, ये इनकी आबाई सीट है, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि 60,000 वोट थे 2018 में, 92,000 हो गए, 32,000 वोट हमारे बढ़ गए। ठीक है, 40,000 से पहले हम आ रहे थे। अच्छा जी। अब आप होता जा रहा है, हमारा जो बयानिया है वो तो ज्यादा सेल हुआ इनसे, इनका बयानिया फेल हो गया, ये देखा जाता है। और अगले इलेक्शन में डेफिनेटली अगर हमने कमिटमेंट्स अंजलि साहबा, जस्ट टू पुट द फैक्ट स्ट्रेट, अगर अगर मुझे आप इजाजत दे पाए, जो 2018 का इलेक्शन था उस वक्त मली साहब ने 61,000 लिए, उस्मान आबिद पीटीआई के ही बंदे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था, 57,000 उन्होंने लिए, 1,01,000 पीएमएलएन ने लिए। इस दफा उस्मान आबिद सपोर्ट कर रहे थे आपको, मली साहब ने खुद कहा जी हम 40,000 का गैप ब्रिज करके हम ओवर जाएंगे 10-15,000, उस हिसाब से आपको 93,000 पड़ा। पीएमएलएन ने 2018 के मुकाबले में 10,000 के 9-9.5 वोट ज्यादा लिया। वो कह रहे हैं हमारा वोट बैंक बढ़ा है, आपका कम हो गया है। देखिए ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि 11 जमातें थी, अब जो रिजल्ट है उसको देखना है ना, चाहे आपने 11 जमातों से लिया हो, या आपने एक बंदे से लिया हो, या 2 बंदे से लिया हो। ये फैक्ट मैटर इज कि अगर हमारा जो है परफॉर्मेंस, और ये मैं मानती हूँ, मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो 2-2.5 साल हैं वो बड़े क्रूशल है। मैं तो शुरू दिन से आपको आके कहती हूँ कि हमारा जो मेजर ऑपोजिशन है वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है, लोगों की उम्मीद पे पूरा उतरना है। ठीक है। ये लोग पास तो मैं 5 ये हुकूमत में थे, मैं हर प्रोग्राम में आके कहती थी आप मीनारे पाकिस्तान आ जाओ, हमने 4 जलसे किए, एक कर लो, आप हुकूमत में हैं, सारा कुछ नहीं कर सकती और अभी भी नहीं कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक, दे आर इररेलेवेंट। बिल्कुल ठीक। ये लफ्ज जो इररेलेवेंट है, मैं इन्हीं दोनों इररेलेवेंट जमातों से पूछूंगा कि ये कितने इररेलेवेंट है। एक ब्रेक के बाद ये पलवशा खान साहिबा और अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ हैं, पता करते हैं जी ये अपोजिशन, ये पीडीएम जो कि है ही इररेलेवेंट। इमरान खान साहब बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता, 2.5 साल अभी उनके पड़े हैं, किसको परेशान होना चाहिए? एक ब्रेक के बाद। पलवशा खान साहबा, अगर आपकी आप पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन अगर अंदलीब अब्बास साहबा की बात को सुना जाए तो, और अगर मान लिया जाए तो फिर आप इररेलेवेंट पार्टी 1 है और पीएमएलएन इररेलेवेंट पार्टी 2 है। तो बहसियत एक इररेलेवेंट पार्टी की सेनेटर होते हुए आप हुकूमत की
इस जो हर्जा सराई थी आपके खिलाफ या तनकीद थी, उसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि आप एक इररेलेवेंट पार्टी की सेनेटर हैं? देखिए, ऐसे ही चश्मे मुशर्रफ को भी लग गए थे आखिरी दिनों में, जब वकुला की मूवमेंट आपको याद होगा शुरू हुई थी, तो वो अपनी प्रेसिडेंसी से बाहर झांक के कहता था कि मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, सड़कों पे तो कोई नहीं है, मेरे खिलाफ तो चंद लोग हैं जो कि काले कोट पहन के खड़े हैं। और फिर उन्हीं रेलेवेंट लोगों ने उन्हीं के हाथों मुशर्रफ साहब का यहाँ से जो है रुखसती हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो इस किस्म की ऐनक लग जाती है ना, अक्सर इक़्तिदार में बैठे लोगों को लगती, शाह फैरान को भी लगी थी। तो लोग नीचे से जो है वो, अब मैं क्या कहूँ, क्या कर रहे थे, तबर्रा भेज रहे थे, तो वो जहाज़ में कह रहे थे कि बड़ा ये तो मुझे सलाम कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस वक्त मैं आपका सवाल सुन रही थी, एंड इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन कि कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे। बात यह है कि 32 मायने हुए हैं, इसमें 10 खरब आमदनी से ज़्यादा ये खर्च कर चुके हैं, जिसको बजटरी डेफिसिट है, जिसको लेने के लिए ये अब महंगे कर्जे इन्होंने लिए हैं। सर्कुलर डेट 1 खरब से आज 2.5 खरब पे है। फिर कर्जे, फिर गर्दिशी कर्जे जो हैं आपके गैस के 350 अरब पे हैं। मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30% नीचे आ गई है। 2021 के लिए IMF का जो आपका प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो इस सबसे कम है। अच्छा। एक शायद 1.9% भी नहीं है। फूड इन्फ्लेशन जिसका आज बिलावल साहब ने जिक्र किया, वो खाने पीने की अशिया यानी मुंह में निवाला जिसको सब समझें, वो 50% महंगा हो गया है। दवाइयाँ 600% महंगी हो गई हैं। अच्छा, आज हम एक पेंडेमिक, एक वबा की हालत में हैं। और चलिए ये सब भी छोड़ दें, इस वक्त जब आप और मैं बैठे हैं, हालांकि आप पता नहीं इस पर बात करें ना करें, मुल्क में गदर मचा हुआ है सड़कों पे। कोई हुकूमत है? कहाँ है हुकूमत? लोग सड़कों पे पिछले 5-5, 6-6 घंटे से खड़े हुए स्टक है, मोटरवेज बंद हैं, मुल्क का एक शहर से दूसरे शहर का राब्ता मुनक़ता है। कहाँ है रेलेवेंट हुकूमत? रेलेवेंस दिखाएं, पहले उन लोगों को निकालें ना, फिर आप दूसरों को रेलेवेंट करें। पहले आप वो जो सड़क पे गदर मचा हुआ है उसको तो कंट्रोल करें। पुलिस को मार पड़ रही है, और हम यहाँ इस वक्त जो बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं कि आपका स्टाफ भी जो है, ये कैमरामैन वगैरह खैरियत से घर पहुंच जाएं, और हम यहाँ बैठकर रेलेवेंस डिस्कस करें और PDM का टूटना डिस्कस करें, और जो खान इमरान न्याजी साहब के कारनामे जो हैं, वो एक बचपन में होता था नन्हे के कारनामे, वो हम पढ़ रहे हैं और उस पर हम तालियां बजा रहे हैं। खुदा का नाम है, रियलिटीज को देखें। इस वक्त सड़क देख लें, इस वक्त बाहर निकल के ब्लू एरिया देख लें, इस वक्त सीरीना चौक देख लें, इस्लामाबाद ही देख लें ना, बाकी तो छोड़ें। बरतानिया हमें बदतरीन लिस्ट में बरतानिया ने हमें डाल दिया है। क्यों, मैं पूछती हूँ। फॉरेन ऑफिस ने आज आपके अंदलीब साहिबा शायद पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, आज फॉरेन ऑफिस ने एक माजरत ख्वाना जो उनका बयान था, शर्मिंदगी का बयान मैंने कभी नहीं देखा कि एक सॉवरन मुल्क जो है वो इस किस्म का बयान दे कि हमने तो सब कुछ किया। अच्छा, हमने तो सब कुछ कर दिया था 27 में से इतने पॉइंट पे। आप ये अंदाजा कीजिए कि आपकी दुनिया में इस वक्त क्या वक़्त है। मुझे सवाल मेरा बार बार एक ही होता है, मैं आपको बता रही हूं, देखिए जो बातें आपने गिराई, गर्दिशी कर्जे, फूड इन्फ्लेशन, बुरी गवर्नेंस, लुट गए, हर चीज ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। किसी लायक नहीं है, पेट में रोटी ना हो तो कुछ नहीं होता, कह रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मुझे ये बता दें कि फूड इन्फ्लेशन, गर्दिशी कर्जे, बैरूनी कर्जे, अंदरूनी कर्जे के बावजूद इनकी वजह से कोई हुकूमत गई है। सड़क पे क्या हो रहा है? चले आप बता दें ना। मुनीब, आपसे सवाल है, इस वक्त सड़क पे क्या हो रहा है? एनआरकी है या नहीं है, या मैं गलत कह रही हूँ, आप मुझे झूठा करा नहीं, बिल्कुल आप मैं माफी मांगूंगी। आप दुरुस्त कह रही हैं, सड़क पे दुरुस्त कह रही हैं, लोग है खराब हो रहे हैं ट्रैफिक में, आप दुरुस्त कह रही हैं, ट्रैफिक जैम है। ट्रेलर है, ये एक ट्रेलर है, अगर हम समझें, ये एक ट्रेलर चल रहा है एक भयानक फिल्म का, एक ट्रेलर है जो आज अभी इस वक्त सड़क पे हो रहा है। और IMF ने आपके मुल्क पे दांत काट लिए हैं, ठीक है, आपकी नौकरशाही सारी जो है मफलूज हो गई है, आपका स्टेट बैंक गिरवी हो गया है, लेकिन इनको इस वक्त इररेलेवेंट जो है ऑपोजिशन है। आपके 53 से ऊपर मेंबरान अपने चेहरे दिखा चुके हैं कि हम हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है, अच्छा, समझना है तो क्या किया जा सकता है, फिर समझना है, फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन एक बात है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अच्छा चले भाई, यही तो वो दुहाई है आपकी जिससे पिछले 6 महीने गुजर गए, सुबह गया शाम गया। लेकिन
आप दूसरी मैं आपको इतनी दलीलें दे चुकी हूँ और अब क्या करें? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, मैं आपकी किसी दलील को यहाँ रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल यही है कि इन तमाम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें घर गई हैं, और अगर जानी थी ये वाली, अगर ये जानी थी, अगर ये जानी थी, अगर ये जानी थी, तो ये कैसे जानी? इस वक्त सड़क पे क्या हो रहा है मुनीर? वो किस बिना पे? तारिर साहब को अपनी अयूब खान साहब ये महंगाई के लिए नहीं हो रहा। अयूब खान साहब महंगाई की वजह से गए थे। अयूब खान साहब तारीख का हिस्सा है। अयूब खान साहब उनको तो आपको पता ही है वो किस तरह की वो ठीक है, मगर ये जो जिहादी साहब हैं जो सुबह घर से जिहाद के लिए हेलीकॉप्टर पे 11 बजे निकलते हैं और 5 बजे घर को वापस लौट जाते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये जो जिहादी साहब हैं जो कभी जर्मनी और जापान का बॉर्डर इकट्ठा कर देते हैं, कभी गोलान हाइट्स को वो है पैलेस्टाइन में ले जाते हैं, और जिन्होंने अंडे मुर्गी कट्टे बच्चे देने थे जिहादी साहब ने, उन्होंने मुल्क का जो इस वक्त हशर कर दिया है। आप उन्हें जिहादी क्यों कह रहे हैं? वो खुद ही उन्होंने कहा कि मैं सुबह जिहाद के लिए निकलता हूं। और कॉन्सेप्ट आप देखें ना, फरमाते हैं कि रेप इसलिए होता है कि औरतों के कपड़ों की वजह से। आप सिर्फ उस बंदे की ज़हनी शख्सियत, ज़हनी कैफियत देखें और उसकी शख्सियत को देखें। और मैं आपको एक और दावा करता हूं, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुक्मरान इमरान खान है। उसकी वजह सुन लें, आज तक जिंदगी में बटवा नहीं रखा, इसका बिल कोई और देता है, गाड़ी किसी और की है, पेट्रोल कोई और चलवाता है, बावर्ची खाना कोई और चलाता है, और अंदाजा करें कि कहते हैं कि डॉलर, मैं अर्ज करता हूं ना, मैं अर्ज करता हूं, वो सारी दरवेशी सिर्फ टोपी ड्रामेबाजी है कि मैंने टीवी लगाया, मेरी बीवी ने बताया कि डॉलर का रेट कहां चला गया। भाई घर चले जाओ, कुर्सी है तुम्हारी, है जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और बात यह है कि इस शख्स ने आटे का स्कैंडल किया अपनी जेब भरने के लिए, अपने एटीएम की जेब भरने के लिए, जो इसको फंड करते रहे हैं, जो फाइनेंस करते रहे हैं। चीनी कहां गई? अद्वियात को नहीं बख्शा। अद्वियात से आप आगे आ जाएं। नदीम, अच्छा एक इसमें बड़ी खासियत है, काबीना के मेंबरों को ना ये कारपेट उठाता है, उनको ब्रश कर देता है उसके नीचे। नदीम बाबर को अनसेरेमोनियसली घर भेजा, इंक्वायरी नहीं लगाई, बिजली के कारखानों का मालिक है, उल्टा लटकाएं उसको डी चौक के अंदर। आपके लोग दावा करते थे ना, फैसल वाडा जिसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एनआरओ दिया, और आप अंदाजा करें कि ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने 2 साल जेर इल्तवा मुकदमा रखा और उस डुअल नेशनैलिटी होल्डर को डुअल पब्लिक ऑफिस होल्ड करवाया। ये तो हालात है इस मुल्क के अंदर। नहीं, ये कोई बात नहीं है जी। आप यहां पे दूसरे लोगों को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें और फैसल वाडा के लिए अलग कानून बनाए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो मालदार आदमी है। ये कहां का इंसाफ है? आपने किस तरह उसको जाने दिया है और उसको इनेबल किया कि वो डुअल नेशनैलिटी होल्डर जो है वो डुअल पब्लिक ऑफिस होल्ड कर जाए। आज उसकी वजह से बाय इलेक्शन हो रहा है कराची में। और देखिए, अद्वियात से, बिजली के कारखानों से, आटे से, चीनी से आगे आए। फॉरेन फंडिंग का केस क्या है और क्यों ये बार बार इल्तिजा करते हैं? क्यों स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं? मिस्टर क्लीन निकलें बाहर, बताएं अवाम को कि हमने चंदा चोरी किया है, हमने ज़कात के पैसे खाए हैं, और ज़कात के पैसे, चंदे के पैसे खा के हम स्टे ऑर्डर पे बैठे हैं। हम मिन्नत करते हैं कि इसको सीगा राज में रखा जाए, करे दूध का दूध पानी का पानी। आज मेरे मुल्क के 15,000 रुपए महाना तनख्वाह वाले गरीब को बिजली का बिल महंगा क्यों आता है? पुराने पाकिस्तान में 8 रुपए यूनिट बिजली और आज 18 रुपए यूनिट बिजली। सदके जाऊं इनके। ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं, ये करप्ट हैं। और एनआरओ, मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये वक्त आएगा, और मैंने अपनी पार्टी में ये बात रखी है, एक एक को जेल भेजेंगे, एनआरओ किसी को नहीं देंगे। इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है। और ये जो चोर चोर के नारे हैं ना, ये हमने बड़े सुन लिए। अदालतों में हमने 2.5 साल गुजारे हैं, एक धेले की करप्शन का आप सबूत नहीं ला सके। आपके भाई साहब जो कलिबरी की शर्ट पहन के तस्वीरें खिंचाते थे, आज उनका अपना कलिबरी बना पड़ा है। और आज आप तवक्को करते हैं, अच्छा नहीं, अपने आप को तसल्ली। जहांगीर ऐसा नहीं है। नहीं देखे ना, आप आपस में दोस्त बैठे हो ना, यार वो जहांगीर तो ऐसा नहीं है, पता है ना जहांगीर का। जहांगीर कुछ नहीं करेगा। जहांगीर आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा, ये दिन भी आएगा इंशाल्लाह इस मुल्क के। अच्छा, मैं जो आपने बातें की, सवाल वही है कि सब कुछ होगा और सब कुछ बुरा है, लेकिन इमरान खान तो मौजूद है। और वो यही सवाल है ना कि वो इतना सब कुछ होते हुए भी कैसे मौजूद है? आप लोगों की इतनी बड़ी ब्रिगेड पूरी ऑपोजिशन के बावजूद मौजूद है, इतनी सारी चीजें आपने गिनवा दी, इमरान खान साहब फिर भी इख्तिदार में मौजूद है और वो रहेंगे। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, ये भी
फैक्ट है, जिस तरह आपने फैक्ट बयान किए ये भी फैक्ट है कि आप लोग आपस में लड़ पड़े पेटी चीज़ों के लिए, इमरान खान साहब को नहीं कुछ बिगाड़ सके। पर मैं ज़रा अंदरीब अब्बास साहब, ये कुछ ज़रा जज्बाती भी हो गए हमारे दोस्त अताउल्लाह तारड़ साहब, लेकिन जहांगीर तरीन साहब फिर वादा माफ गवाह बनेंगे, इनकी प्रिडिक्शन है इमरान खान साहब के खिलाफ आपको अगले इलेक्शन में बड़ा काम खराब होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बकौल इनके। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आज वो एम्प्टी वेसल्स जो हैं वो काफ़ी बजेंगे, तो मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो हो रही है, और आप पूरा इनको मौका दें। जब आपके पास कोई सब्सटेंस ही नहीं होता, आपके पास कोई बात ही नहीं होती, आपको अपना सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, मतलब ख्वाहिश ये है कि हम ना जिद्दोजहद करें, हम ना मूवमेंट करें, हम ना अपोजिशन करें, बस अल्लाह करे कि खुद ब खुद ही गिर जाए, तो ये तो नहीं हो सकता ना, नंबर 1। नंबर 2, ये वही जहांगीर तरीन है जिसपे मेरे साथ प्रोग्रामों में बैठ के इन्होंने ताने दिए हुए हैं कि जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया, जहांगीर तरीन को कोई नहीं पकड़ेगा, जहांगीर तरीन माफ हो गया। ये पूरे 1.5 साल हमें ये ताने देते रहे हैं। अब जब उसको उनके ऊपर वो आया है पूरा एहतसाब का वो, तो अब वो उनके सबसे बड़े हिमायती हो गए हैं और वो उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको उछा रहे हैं कि जी जल्दी से हुकूमत को गिराएं। तो ये तो इनका हिसाब है, और होना भी यही है। मैं पहले भी ये कहती रही कि असल मसला ये है कि चाहे आप लंदन भाग जाएं, आप फ्लैटों के नीचे बंकरों में छुप जाएं, ये काम आपका होना ही होना है, चाहे मेरी पार्टी से हो, चाहे आपकी पार्टी से हो, चाहे कोई अमीर बंदा हो, ताकतवर हो, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसकी खैर नहीं, देर हो सकती है क्योंकि इंक्वायरीज लगती, इंक्वायरीज होती हैं, कमीशंस होते हैं, फोरेंसिक ऑडिट में बहुत टाइम लगता है। आज तक मुझे बताएं 5 साल, मेरा एक सवाल है, हम ऑपोजिशन में, ठीक है, 5 साल ये हुकूमत में थे, 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, और ये उठ के कहते थे कि फलाना इनमें से करप्ट है, इनके नीचे सारे इदारे थे, सारे इदारे इनके नीचे थे, चीनी में ये फलाना करप्ट है, हमारे ऊपर सबके, जहांगीर तरीन को भी कहते थे, अलीम खान को भी, एक बंदा नहीं पकड़ा इन्होंने। ये हमने आके किया है, हम, क्योंकि हमारे पास अब इदारे हैं, तो कौन से इदारे आपके पास है, वाजे कर दें, गलत मैसेज ना चला जाए। नहीं, एफआईए की बात। अच्छा अच्छा अच्छा, एफआईए की, अच्छा 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 अच्छा, मेरी बात कंप्लीट नहीं कर दे, इदारे बता दें कौन से आपके पास, ऐसे ना एफआईए मैं बता रहा हूँ, एफआईए और कोई इदारा। ठीक, क्योंकि हमने इदारों को आजादी दी है और कहा है कि जी आप अपना काम पूरा करें। हम ये फोन करके नहीं कहेंगे कि ये हमारा बंदा है और ये उसका बंदा है। ये कहते थे कि जहांगीर तरीन जो है वो एटीएम है इनका, और ये है और वो है। मुझे ये बताएं, इन्होंने 5 साल क्यों नहीं पकड़े हमारे बंदे, जिनको आज ये बैठ के 2 साल से कह रहे हैं करप्ट? अगली दफा पकड़ेंगे, आपसे वादा रहा, अगली दफा पकड़ेंगे इंशाल्लाह। अब मैंने बीच में बोली नहीं। अच्छा, करें प्लीज आप बोलिए। अच्छा, चीनी पे कमीशन कैसे बिठाते? क्योंकि आधी चीनी की तो इनकी है, रमजान शुगर मिल किसकी है? ये सारा खुलना है। ये जिस की चीनी, बाकी फैक्ट्रियां, जो भी इन्होंने किया हुआ है वो हर सूरत। और ये जो बैठी है सिंध वाली, मुझे पता है 12 साल हो गए, 38 नाले साफ नहीं हुए, बच्चे अभी भी मर रहे हैं कुत्ते के काटने से। ताना ना दें, नाम लिया करें। 12 साल में अभी तक कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं आई, और सिंध ब्लॉक टैग, पहले वो तो साफ कराएं, पहले वहां तो ट्रैफिक चलवाएं सिंध में, फिर हमसे बात। तो हम तो 2.5 साल हुए आए हैं, 12 साल उससे पहले 3 दफा मरकज में आ चुके हैं। आज भी घर में 300 बच्चा हर साल मरता है। ये आज भी 6000 बच्चा जो है कुत्ते के काटने पे मरता है। ठीक है। आज HIV पे बच्चे वहां HIV 6,000 7,000 में पॉजिटिव निकलता है। राइट। तो ये किस बात कर रही है? इसीलिए तो हाल है कि इनको कराची से एक वोट नहीं मिलता। और ये जो बैठे हुए साहब, पहले अपने लीडर को तो वापस बुलाएं, किस मुंह से बात आएगा आपका इलाज करेगा, कोई बात नहीं। हुकूमत का, वो हुकूमत कहती है अभी वापस आए तो बुला लें अगर बुला सकते हैं। नहीं, आप तड़ियां लगा रहे हैं, अदालतें बुला साहब, आप चैलेंज हुआ, बुलाएं। तार साहब ने जो बातें की थी, पता नहीं वो किस जुमरे में आती हैं, बहरहाल तल्ख बातें थी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते रहिए। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पलवशा खान साहबा का, अंदलीब अब्बास साहबा का और अताउल्लाह तारड़ साहब का। प्रोग्राम के बाद एक हमारे पास सेगमेंट तैयार है आपके लिए, साथ रहिएगा।
पाकिस्तान और जर्मनी की सफारतकारी के 70 साल मुकम्मल हुए हैं जी। शाह महमूद कुरैशी साहब जर्मनी में थे। शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे। जर्मनी पाकिस्तान के साथ जो सफारतकारी रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किन किन अहम मौक़ों के ऊपर जर्मनी ने पाकिस्तान का साथ दिया, और ख़ास तौर पर अब जो FATF के मामलात हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस हद तक सपोर्ट कर रहा है जर्मनी या कर सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, चेयरमैन है EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए, आपकी भी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि ज़बरदस्त मीटिंग्स हुई हैं उनकी। इस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए चैलेंज है अभी भी FATF का मामला। किस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सकती है यूरोपियन यूनियन से, खास तौर पर जर्मनी की अगर बात की जाए तो? मुनीब भाई आपका शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं कि ये 9 साल का एक अरसा गुजरा कि पाकिस्तान की कोई किसी ऑफिशियल की विजिट नहीं हुई। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि तजर्बा का जो है वजीर खारजा हैं, यहाँ जर्मन के वजीर खारजा की ये दावत में आए, और इन दिनों पे जबकि यूरोप में कोरोना खास तौर पर हर तरफ लॉकडाउन है, उनका आना और जर्मन गवर्नमेंट का वजीर खारजा का जिस तरीके से उनको रिसीव करना गर्म जोशी से, और उसके बाद जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मीटिंग हुई, उनके अंदर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को GSP प्लस में भी सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को यूरोपियन पार्लियामेंट में मदद मिली वो भी जर्मन के MEP थे, और उसके बाद FATF में भी हमें काफी हद तक ये मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो विजिट है वजीर खारजा की, मैं आपको बताऊं कि सफारतकारी तो हर दौर में चलती है, ये जो विजिट है ये माशी तौर पर बहुत मजबूत और अच्छा साबित होगा पाकिस्तान के लिए। और जब अच्छा सफारतकार होगा, अच्छी सफारतकारी होगी, तो आपके मुल्कों के साथ माशी हालात अच्छे होंगे। ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में जो जर्मन का किरदार है ये कलीदी किरदार है, और वैसे इंटरनेशनल मंडी में भी जर्मन का जो नाम है ये बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर हम यूरोप में दो मुल्कों का आपस में कंपैरिजन करें, फ्रांस का और जर्मनी का, फ्रांस का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है, और जर्मन जो है ये ऑटोमेटिक, मैं आपको बताऊं, जो जंगे हो, सुलह हो, जो ये आपस में एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, अभी लाइज हैं। अभी इंडिया जो है अपना फ्रांस के साथ है, और जर्मनी हमारे साथ दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान के साथ माशी तौर पर। ये आने वाले दिनों में कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं चौधरी साहब जो पाकिस्तान के साथ इनिशिएट होने जा रहे हैं, जिनकी कमिटमेंट भी है पाकिस्तान के साथ जर्मनी की? अभी मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रो होने जा रहा है, इन जर्मनी जो है ये पाकिस्तान में फ्रेंचाइज वहां लगाना चाहते हैं, जो कि ये सब कॉन्टिनेंटल में जो है डिलीवरी जो है ये पाकिस्तान से करेंगे। ये सफारतकार, मैं अभी पहले भी कहा, सफारतकार अभी डॉक्टर फैसल यहाँ जो एम्बेसडर हैं, एक बड़ा तजर्बाकार सफारतकार है, उसने दिन रात एक करके ये विजिट जो है 2 महीने होनी थी, लेकिन किसी वजूहत की वजह पर लेट हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जब मैं मिला, जब वो वज़ीर खारजा को मिलकर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और वो उनके चेहरे से पता चल रहा था कि ये आज कुछ जीत कर आए हैं, ये फातेह बन कर आए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। आज ये कुछ करके आए हैं, जैसे कोरोना के लिए भी इन्होंने एक वैक्सीन भी दी है। और आपको पता है जो पाकिस्तान में पिछले 3 इलेक्शन हुए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन ऑब्जर्वर, चेयरमैन इलेक्शन ऑब्जर्वर था, वो 3 बार जर्मन का एक MEP है, उसका नाम है माइकल गार्लर। यानी कि अभी, और जो यूरोपियन पार्लियामेंट की कमीशन की प्रेसिडेंट है मैडम उर्सुला, वो भी जर्मन है। चौधरी साहब, मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी कोई दौरा मुतवक्के है? जिस तरह अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी मिले, आपने बताया अचीवमेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं? नहीं, ये आपको मैं आपके प्रोग्राम में बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर को जो चांसलर है जर्मनी की, वो ऑलरेडी दावत दे चुकी हैं। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊं अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद एक और बहुत बड़ी विजिट होने वाली है जो कि जर्मनी की इनविटेशन पे होगी। प्राइम मिनिस्टर को तो ऑलरेडी वो इस दावत दे चुके हैं। 2 महीने पहले जो मैं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला था, तो तब भी उनको मैंने याद दहानी कराई थी, वक्त जाया ना करें, मुल्क से बाहर निकलें और लोगों को अपने तरफ माइल करें। जर्मनी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लाइज है, माशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। अभी प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल में
जितना जल्दी हो प्राइम मिनिस्टर को जर्मनी का विजिट Right. करना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। प्राइम मिनिस्टर का दौरा है जर्मनी भी मुतवक्के है, जाना भी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए खारजा महाज के ऊपर भी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।